Good afternoon, lovely students. I shall teach you about the BSc first year in Organic Chemistry, People of Element Part 7. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasabra, Prayagraj. दोपहर का नमस्कार छात्रों, प्यारे छात्रों। मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसाबरौद, प्रयागराज। छात्रों, आज मैं आपको बिल्कुल अकार्बनिक रसायन बीएससी प्रीवियस का पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 7 बताऊंगा, जिसमें मैं आपको अमोनिया और फास्फीन के विषय में भी डिटेल नॉलेज दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यह बेस होते हैं और किस तरीके से वो आर्थोफास्फोरिक एसिड बना करके मोनोबेसिक ट्राइबेसिक था ना, आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड और हाइपोफास्फोरस एसिड हुआ करता है। ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं और कैसे हुआ करता है इसको मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगा। तो आप इसको देखिएगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा, इसको देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह नॉलेज दे दूं, मैं आपको यह बता दूं, आपको यह जानकारी दे दूं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको अमोनिया की बात बता दूं कि अमोनिया क्या चीज़ होता है, अमोनिया कैसे क्या किया जाता है। देखो बेटा, अमोनिया की बात करें हम, दैट इज NH3 ना। किसकी बात करें हम? अमोनिया की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? NH3। चलो ठीक है। बात यह है कि आप प्रीवियस के हैं। आज प्रीवियस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली तौर पे जानकारी देने की आवश्यकता है। प्रीवियस का मतलब होता है। अब देखिए, हम अमोनिया की बात करते हैं तो आपको बता दें कि अमोनिया में एक सेंट्रल एटम है जिसका नाम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 और 5 हैं। और 5 का मतलब होता है कि यह इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यह इनका क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि कोई भी परमाणु होता है उसके बीच में नाभिक होता है जिसे हम पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन होता है और उसके पास कोष होते हैं और इन कोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वह 2n² के अनुसार भरा जाता है, जिसे बोरबरी ने दिया हुआ था। और उन्होंने 2n² के अनुसार यह बताया कि यदि n बराबर 1 होगा तो उसके पहले वाले कोष में जो नाभिक के नज़दीक कोष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 और 5 हैं। बोरबरी के अनुसार जब नियम आता है 2n² की, तो 2n² के अनुसार लेट n बराबर 1 मान लिया जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो 2 गुणते 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी संख्या 2 आ जाती है, जो यह बता रहा है कि इनके पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेट यदि n बराबर हम 2 मान लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो 2 का n का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हम यहाँ पे 2 गुणते 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, जिससे यह साबित हो रहा है कि यहाँ पे कितने होंगे? 8 हो गए। तो अब यहाँ पे इनका जो दूसरा कोष है इसमें 8 होने चाहिए, बट है कितने? 1 2 3 4 और 5 है। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने? 5 है। इनका मतलब ये हुआ कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल था यह क्या है? यह एक प्रकार का आउटर मोस्ट सेल है। यह क्या है? आउटर मोस्ट सेल। और यह जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होनी चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। रिकमेंट कितने की है? 3 इलेक्ट्रॉन की। कितने रिकमेंट की है? 3 इलेक्ट्रॉन की रिकमेंट है। यानी इनको 3 इलेक्ट्रॉन की रिकमेंट है और इनके पास 8 होने चाहिए, जबकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी कितने हैं? 5 हैं। होने कितने चाहिए? 8। रिकमेंट कितने की है? 3। इनकी मुलाकात हाइड्रोजन से होती है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे ये मैंने 1 लिख दिया है।
और इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से कहा कि यदि आप हमारा अष्टक पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 3 संख्या में आइए, 3 दिशाओं से आइए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। इसलिए इस नाइट्रोजन ने यानी इस नाइट्रोजन के पास 5 हैं और ये पाँचों मैंने दर्शा दी आपको इस तरीके से। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास कितने हो गए? 2 हो गए। इसने भी इनसे लिया, इसके पास 2 हो गए। और इनसे भी इन्होंने इनसे 3 लिया, 2 हो गए। और फिर इसके बाद इन्होंने इनसे लिया तो इनके पास कितने होंगे? 8 हो गए। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है जिसे हम 1 इलेक्ट्रॉन के नाम से जान रहे हैं। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है जिसे हम 1 के नाम से जान रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो अमोनिया हो गया, यह इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच मालिक्यूल बोला जाएगा। इसलिए बोला जाएगा क्योंकि जो अमोनिया है कि नहीं, क्या है? जो अमोनिया है वह ऑलरेडी अमोनिया के नाइट्रोजन में हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जोड़े का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का धनी बोला जाएगा। लेकिन फास्फोरस से यदि हम इसकी तुलना करें PH3 से, इसकी तुलना किससे किया जाए? इसकी तुलना यदि हम PH3 से करें, फास्फोरस से करें, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि फास्फोरस के केस में फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के, जिससे हम क्या कर सकते हैं? 2, 8 और 5 से इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फास्फोरस 5 हो गया, तो फास्फोरस का 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, और ये इनके पहले कोष में 2 हो गया। तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए। 3, 6, 2, 8 हो गए। और लास्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 होने चाहिए और ये 5 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास 2, 8 और 5 हो गए। तीसरे वाले कोष में होने कितने चाहिए? मैं केस चला रहा हूँ PH3 का, ये केस देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि n बराबर, यदि हम 3 ले लिए तो यहाँ पे 18 होने चाहिए। यहाँ पे 2 ही कोष में आउटर, देखिए यहाँ पे भी 8 होनी चाहिए। ये बात तो सत्य इस पर उतर रहा है। लेकिन यदि हम n बराबर 3 ले लें तो 2 गुणते 3 का स्क्वायर कर दे तो 3 त्रिका 9, दोनों 18 होने चाहिए। और 18 होने के लिए इनको 13 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लेकिन फास्फोरस क्या बना रहा है? PH3 बना रहा है, जबकि इसको PH13 बनाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर केस यह हो रहा है, इन्होंने इसे आउटर मोस्ट सेल माना है, क्योंकि अब इसके पास कोई सेल नहीं है। क्या माना है इसे आउटर मोस्ट सेल माना गया है। तो आउटर मोस्ट सेल के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया था। बोरबरी ने कहा था कि जो मैं आपको नियम दे रहा हूँ 2n² का, ऑलरेडी उससे इलेक्ट्रॉन को आप फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह भी है कि यदि वह सेल बाहर का बन रहा हो, क्या बताया उन्होंने कि यदि वह सेल बाहर का बन रहा हो तो बाहरी कोष के लिए कंसेप्ट अलग आ जाता है कि किसी भी परमाणु के बहुत से बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए हम कंसेप्ट 18 का न लेकर के 2 का ले लेंगे या तो फिर हम 3 का ले लेंगे। तो इससे यहाँ पे यह साबित हो रहा है कि यह मेरे पास 5 है, इनको भी रिकमेंड 3 की ही चाहिए। इसलिए यहाँ भी 3 हाइड्रोजन मिल करके इसको PH3 बना देते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल करके NH3 बना रहा था, ठीक उसी तरीके से फास्फोरस भी हाइड्रोजन के साथ फास्फीन बना रहा था। दूसरी चीज़ आप ये सुनिएगा कि नाइट्रोजन जो होता है ऑलरेडी वह लिक्विड अमोनिया के रूप में भी यूज होता है। यानी NH3 जो होता है वह लिक्विड अमोनिया के रूप में भी यूज होता है, ठीक है ना। इसे लिक्विड अमोनिया के रूप में भी यूज़ किया जाता है।
सॉल्वेंट के रूप में होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। लेकिन जब हम PH3 की बात करते हैं तो यह ऑलरेडी जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यह ऑलरेडी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना देता है। PH3 के बहुत सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गए H3PO4 जिसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देख लीजिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO3 भी होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है, H3PO3 भी होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड देखा आपने। उसके बाद होता है H3PO2। H3PO2 की बात करें तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये सारी एसिड हुआ करती हैं। अगर हम H3PO4 की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें बार बार, देखिए सब के साथ एसिड कॉमन लगा हुआ है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। सब के साथ एसिड लगा हुआ है, बट इनका कैरेक्टर बेस जैसा है, बट कैरेक्टर इनका बेस जैसा है। एसिड लिखे गए हैं एसिड, लेकिन कैरेक्टर क्या है, बेस जैसा है। ये दिखाते हैं आपको हम कि इनका एसिडिक कैरेक्टर बेस कैसे हो गया। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। बारी बारी से सबके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, H3PO3 और H3PO2, इन सारी चीज़ों के स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे आपके सामने ही बेस होगा। आपको आर्हेनियस ने बताया, पहले तो ये चेक कर लिया जाए कि वो बाहर तो नहीं जा रहा है मैटर, नहीं मैटर बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। देखिएगा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बेस होते हैं। बेस का जो कंडीशन होता है, बेस कंडीशन होता है कि OH माइनस होना चाहिए। बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए, बेस का कंडीशन होना चाहिए कि OH माइनस होना चाहिए, और एसिड का कंडीशन होना चाहिए कि H प्लस होने चाहिए, है कि नहीं। बेस का कंडीशन क्या होना चाहिए, OH माइनस होने चाहिए, और एसिड का कंडीशन क्या होना चाहिए, H प्लस होने चाहिए। तो आपने देखा कि H प्लस OH माइनस में अंतर होता है कि नहीं। बेस का कैरेक्टर क्या होता है, OH माइनस होना चाहिए, और एसिड का कैरेक्टर क्या होता है कि H प्लस होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है H प्लस और OH माइनस होने के लिए। तो बेस कंडीशन क्या है, OH माइनस, और एसिड कंडीशन क्या है, H प्लस है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा बड़े ध्यान से, बखूबी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। H3PO4 देखिएगा, ये आपका P है। आपके पास कितने ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने बांड बनाते हैं, डबल बांड। फास्फोरस कितने बांड बना सकता है, 5 भी बना सकते हैं। फास्फोरस 5 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है। यदि फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है किसी के साथ, यदि फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है किसी के साथ तो 5 बांड बनाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 3 बांड बनाएगा। एनवी सिजविक ने कहा, एनवी सिजविक तो अलग है, मीन्स आते ना, सोमरफील्ड, नील्स बोर, ये सब आते हैं। तो उसमें एक और वैज्ञानिक आता है, उसने ये कहा कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 से भी अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 से भी अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मामला यह होता है कि उसके अंदर के जितने भी कोश हैं वह सभी भरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर के कोश नहीं भरे होने चाहिए,
है ना। किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 से भी अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन शर्त वहाँ पे यह होती है कि उसके अंदर के कोश भरे होने चाहिए। तो P डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया और सिंगल बॉन्ड OH हो गया। देख सकते हैं कितने H थे भाई, 3 H, 1 2 3। कितने O थे, 4, 1 2 3 और 4। कितने P थे भाई, 1 P। बॉन्ड कितने बनाता है, 5। तो 1 2 3 3 2 5, 5 बॉन्ड बने। तो आपने देखा यह कितने बेसिक हो गए, 1 बेसिक, 2 बेसिक, 3 बेसिक। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर अगर 1 बेसिक है तो उसे मोनो बेसिक कहते हैं। 1 के लिए जो गिनती होती है उसे मोनो कहते हैं, बेसिक पार्ट 1 वाले। 2 होता है तो उसे डाई कहते हैं या फिर बाई भी कहते हैं, और 3 होता है तो इसे ट्राई भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे कितने बेस तैयार हो गए H3PO4 के केस में। H3PO4 के केस में यहाँ पे ये ट्राई बेसिक हो गया। क्या हो गया, ये ट्राई बेसिक। देखा आपने, ये क्या हो गया भाई, ट्राई बेसिक। अगला दिखाते हैं आपको H3PO3। देखिएगा P डबल बॉन्ड O सीधा कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड OH। जितने O रहेंगे उसका 1 घटा दीजिएगा, उतना बेस तैयार हो जाएंगे। ऐसे देख लीजिएगा, है कि नहीं, OH हो गए। अब आपको लग रहा होगा यहाँ कितने थे भाई, है ना, यहाँ कितने थे, यहाँ 3 O हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, डाई बेसिक होना चाहिए। तो डाई बेसिक होना चाहिए। बॉन्ड कितने बनाने हैं, इसको 5 बनाने हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जब 5 बनाने हैं तो यहाँ पर कितना रहा है, 4 बन रहा है। अब बनाने कितने हैं, इसे एक H अलग कर दीजिए, क्योंकि 3 तो था ना, तो तीनों मैंने दर्शा दिया ना। तो ये रहा, देखिए 2 बार हो गया तो क्या हो गया, डाई बेसिक। क्या हो गया, ये यहाँ इधर देखिए, क्या इधर, ये क्या हो गया, डाई बेसिक। देखा आपने। तो जितने होते हैं उससे एक कम डाई बेसिक हो गया। मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक की कंडीशन हुआ करती है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा H3PO2 का। देख लीजिएगा, यह मोनो बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, H हो गया, H हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया, दैट इज मोनो बेसिक हो गया। तो आपको देखिए मैंने किस तरीके से समझाया, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, मोनो बेसिक। तो H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बड़ा ही टॉक्सिक हुआ करता है, बड़ा ही जहरीला हुआ करता है, बड़ा ही पॉइजन हुआ करता है। इसे लैब के अंदर बना करके नहीं रखा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक सुसाइड भी कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक करता क्या है कि आसानी के साथ अपना काम करता है। वैज्ञानिक सुसाइड कर सकता है, इसलिए जब इसका वर्क आता है तभी ही इसको बनाया जाता है, वरना इसको नहीं बनाया जाता है। अब रही बात अमोनिया की बात, तो अमोनिया को आपने इस तरीके से कंडीशन देखा। अब क्वेश्चन आता है पेपर में आपका कि नाइट्रोजन NCl3 भी बना लेता है और NCl5 भी बना लेता है, फास्फोरस PCl3 भी बना लेता है और PCl5 भी बना लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये नियम भी आया है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि उनके अंदर के सभी कोश पूरे भरे होने चाहिए। यदि उनके अंदर के सारे कोश पूरे भरे हैं तो ऑलरेडी वह इलेक्ट्रॉन दे करके, डोनर करके आसानी के साथ अपने कैरेक्टर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ना भूलिएगा। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन और सल्फ़र से, ऑक्सीजन और सल्फ़र से, यानी ऑक्सीजन वाटर के साथ मिल करके H2O बना लेता है, जबकि यह एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है कि नहीं, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है कि नहीं, और ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, ऐसा क्यों? यानी वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जबकि उसके बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं और सल्फ़र के भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑलरेडी क्या बना देगा, लिक्विड का फॉर्म। जबकि सल्फ़र के साथ मिलेगा
तो वहाँ क्या बना देगा, गैस का फॉर्म। ऐसा क्यों? तो बेटा जी आपको बता दें, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है H2O इज लिक्विड और H2S इज गैस। भाई H2O लिक्विड है और H2S क्या है, गैस है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है? तो आपको बता दें कि कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अगर वह लिक्विड के फॉर्म में है तो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। दुनिया का कोई भी चीज़ हो अगर वह लिक्विड के फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। और कोई भी सॉल्वेंट हो तो ऑलरेडी वह, चलिए, तो H2O इज लिक्विड और H2S इज गैस, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नहीं। तो ऐसे स्थिति में करते क्या हैं हम लोग कि H2O इज लिक्विड और H2S गैस की स्थिति में जो H2O है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें लिक्विड के फॉर्म में होती हैं जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है ना, वो सारी चीज़ें लिक्विड के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें लिक्विड के फॉर्म में होती हैं। तो लिक्विड के फॉर्म में जब भी कोई बात होगी तो इसको मान करके चलिएगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो साफ साफ इसका जवाब है कि H2O जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वह लिक्विड के फॉर्म में होता है। और H2S जो गैस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए वह लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगली बात यह है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने आपको पढ़ा था कि यह कोई वास्तविक बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक परस्पर आकर्षण होने के कारण बनता है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अट्रैक्शन हुआ करता है। अट्रैक्शन के द्वारा जो बॉन्ड बना करते हैं उन्हें हम ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जब अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी अंतः है, जब एक ही अणु के अंदर बनता है, जैसे सैलिसिलडिहाइड सैलिसिलिक एसिड होता है। क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ था, बहुत ही 2007 का क्वेश्चन है। उसने पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं? तो आपको बता दें 4। कितने पाए जाते हैं? 4। इस चीज़ को ना भूलिएगा आप। अब उसके बाद हम लोग आते हैं H2S इज गैस, ये चीज़ें मैंने आपको बताया है कि नहीं। तो आपने देखा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये भी PGT TGT के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन मोनोबेसिक है, कौन डाइबेसिक है, कौन ट्राइबेसिक है, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। इसको आप ना भूलिएगा, इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जहाँ तक मैटर था, अभी मैं आपको केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनान को छोड़ा हुआ हूँ, जो कि अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ाऊँगा। जितना मैटर था, जैसे नाइट्रोजन की बात थी, नाइट्रोजन से अमोनिया की रिलेटेड की बात थी, फास्फोरस की बात थी, फास्फीन की बात थी। आपको बता दें फास्फोरस एक प्रकार का इस तरह का एलिमेंट होता है जो रात को जलता भी है। हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम फास्फाइड भी पाया जाता है ना, तो ये जलता भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, आपके हवाले किया। मैंने आपको फास्फोरस किस तरह से एसिडिक कैरेक्टर, किस तरह से बेसिक कैरेक्टर देता है, उसको भी मैंने आपको डिटेल नॉलेज बताया कि कैसे होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि हमारे किस तरह से ये लोग NCl5 भी बना लेते हैं, NCl3 भी बना लेते हैं, फास्फोरस PCl3 भी बना लेता है, PCl5 भी बना लेता है। कार्बाइड क्या होते हैं, इसके बखूबी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कार्बाइड क्या होते हैं, कार्बाइड किस तरह से बनते हैं, कार्बाइड कितने टाइप से बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने आपको बताया। कार्बाइड के पीछे डिटेल नॉलेज बताया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताया है कि नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट को बताया,
तो पी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनका किस तरह से हम उनका हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बेटा जी आपको एक चीज़ बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना अहम होता है, इतना ही बेहतरीन हुआ करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम किसी को अगर विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम पीरियाडिक पोजीशन को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना। जब तक हमको पीरियाडिक टेबल के विषय में, अब पीरियाडिक टेबल आपको याद थोड़ी नहीं करना है, पीरियाडिक टेबल याद नहीं करता है। पीरियाडिक टेबल का मतलब होता है कि पीरियाडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हुआ करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हमको आ रहा है तो पीरियाडिक टेबल हमको आ रहा है, क्योंकि उससे हम उसका पीरियड, उसका ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं, बड़े आसानी के साथ निकाल लेते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इसको ना भूला करिए, पीरियाडिक टेबल आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल भूल ही मत करिए कि हम कैसे इसको निकालेंगे और कैसे हल करेंगे ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन यह है कि हमको एलिमेंट का नाम ज़रूर याद रहना चाहिए कि कितने एलिमेंट हैं, किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर इधर एल्युमिनियम, गैल्वेनियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारी चीज़ें हमको याद रहनी चाहिए। और जब हमें दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते रहेंगे, जैसे बोरबरी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इधर अफबाऊ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी जा कर के हम उसकी वैलेंसी भी निकाल पाएंगे, तभी जाकर हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल पाएंगे। जैसे अमोनिया की बात करें तो यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अमोनिया मॉलिक्यूल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, अब वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, बचा हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है। इसका रीज़न यह है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कारण यह है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर बॉन्ड बना हुआ है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो बहुत सारे केस हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशन आती रहते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है पी ब्लॉक के एलिमेंटों के पास, है कि नहीं। इसीलिए तो किसी को अपने साथ जोड़ करके, तोड़ करके उसको इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि सल्फ़र किस तरह से आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र गैस हो गया, H2S गैस हो गया, H2O वाटर हो गया। बहुत सारा उत्तर आपने पाया कि H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और H2O में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आपने क्राइटेरिया को बखूबी तरीके से देखा है और पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट को बखूबी तरीके से देखा है। और आपको बता दें बच्चा, सिलिकॉन की बात करें हम, सिलिकॉन के सिलिकॉन ऑक्साइड बना लेता है, SiO2 बना लेता है। अब जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है ना, सेमीकंडक्टर ट्राइवैलेंट होता है। देखिए पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट हमारे पास सेमीकंडक्टर हुआ करते हैं, है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा PNP, NPN पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं कि अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक का मतलब होता है कि इनमें जो विद्युत का संचालन होता है थोड़ा सा दूर के लिए होता है, आधे दूर के लिए होता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ी दूर के लिए वो होता है फिर क्लोज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कह देते हैं कि यह सेमीकंडक्टर कहा जाता है कि जैसे सिलिकॉन हो गया, टेट्रावैलेंट होता है। तो ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर वाइट्स में यूज़ होते हैं, और वाइट्स का मतलब होता है कि सॉलिड की स्थिति होती है, ठीक है। तो हम बहुत सारा लेक्चर नहीं देंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे साथ से आज के लिए बस इतना ही है, बहुत ही काफ़ी है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक से के बटन को बेटा दबाना ना भूलिएगा, बटन को लाइक से करिए, क्योंकि इससे जोश मिलता है, इससे ताकत मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ हमारे उर्मिला देवी पीजी कॉलेज का जो सब्सक्राइब चैनल चल रहा है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जा कर के कैसा पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे पढ़ रहे हैं, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के उसको लिखना ना भूलें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में यह चैनल शेयर करना ना भूलें।
और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ज़रूर मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियोस में। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय। थैंक्स। जय हिंद जय भारत। ओके थैंक्स। जय हिंद जय भारत।